दिया करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ती है एक बार ही ना। बहुत सही अदिति। अब अवेलेबल होगी है। ठीक है, अब डाल दूंगा मैं। क्लास 1 रिकॉर्डेड है, किसी की मिस हो गई हो तो ले लेना। सॉलिड स्टेट क्लास 2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 1 में हम लोगों ने क्या किया था? क्लास 1 के अंदर स्टार्ट किया था हम लोगों ने सॉलिड कितने टाइप के पढ़े थे? हम लोगों ने 2 टाइप के पढ़े थे, क्रिस्टलाइन एंड, बोलो यार, एमॉर्फस। अमॉर्फस। एमॉर्फस। राइट। और क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के आपने काफी सारे डिस्टिंग्विश कर लिए थे, तो उस पे नहीं जाएंगे। क्रिस्टलाइन से हम लोग आगे बढ़े थे और क्रिस्टलाइन की कितनी टाइप्स करी थी फिर हमने। एमॉर्फस को तो हमने पीछे छोड़ दिया था। और क्रिस्टलाइन की कितनी टाइप्स करी थी हम लोगों ने? 4 टाइप्स करी थी जहां तक मुझे याद है। कौन कौन सी 4 टाइप्स थी काव्य? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक, मेटालिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स। राइट। अब एक बात बताओ, इसके अंदर फर्दर आपने मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिवीजन किया था पोलर एंड नॉन पोलर के अंदर। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड नॉन पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इतना डिवीजन किया था, फिर इस पे कुछ कुछ एग्जांपल्स देखे थे हम लोगों ने। राइट। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था बताओ? इसके बाद हम लोगों ने आयनिक फर्दर डिवाइड किए थे सर। राइट, कोवेलेंट के अंदर हमने डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पे ग्रेफाइट थोड़ा तो सा, डिफरेंस की। राइट, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा था हमने डायमंड और ग्रेफाइट को। ठीक है। और इसके बाद हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए थे जो ग्लास पर थे, और कुछ कुछ बात क्वार्ट्ज की हुई थी, कुछ कुछ प्रॉपर्टी एनिलिंग की थी। ये सब याद आ रहा है धीरे धीरे आप लोगों को? तो आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिर हम लोग। याद आ रहा है आप लोगों को? ये याद आ रहा है? चलिए आ देखिए। गया सर याद। ठीक है, तो इतना काम हम लोग पहले निपटा चुके हैं, ये प्रीवियसली डन है। इतना बहुत ज्यादा बेसिक है, ये बात आपको आनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे पेज करके कि ये देखो, ये आपको एनसीईआरटी में गिवन है, गिवन इन एनसीईआरटी। ये पूरा का पूरा जितना भी चार्ट है आपके सामने, देखो आ तो सकता है ये एक आध नंबर का, एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं इनमें से। तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या हमको ये एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है किसमें कौन सा है, तो मैं कहूंगा जी हाँ बिल्कुल आपको इसको याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक नंबर का बहुत ही आसान बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। ये चारों टाइप्स हम लोग देख चुके हैं, 1 2 3 4। एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बताया था आपको मॉलिक्यूलर में। ठीक है, हमने पोलर नॉन पोलर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ लिया था, ऑल्दो मैंने अभी लिखा नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सब हम कर चुके हैं। ये आपको कहाँ से याद करना है? फ्रॉम एनसीईआरटी। ये सारा का सारा आप लोग को याद होना चाहिए, पढ़ा मैं आपको पहले से चुका हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे, और आज की क्लास में मैं आपको बताऊं कि देखो, एक टेक्निक होती है क्रिस्टलोग्राफी। एक टेक्निक होती है क्रिस्टलोग्राफी। होता क्या है कि आप लोग एक क्रिस्टल लेते हो, मान लो आप लोगों ने एक नमक का दाना लिया, नमक का टुकड़ा सा लिया छोटा सा। ठीक है, अब आप जानना चाहते हो यार नमक के अंदर NaCl है, ये बात तो हमको मालूम है, बट Na और Cl बैठे कैसे कैसे, Na और Cl किस किस तरीके से बैठे हुए हैं ये आप जानना चाहते हो। कि जैसे मान लो, ज्यादा ध्यान मत देना चीजों पे, मैं आप लोगों को आगे करवाऊंगा ही सही। ठीक है, मान लो यहाँ पे Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, हर एक कॉर्नर पे क्यूब के Cl माइनस है, और Na प्लस बीच में है, Na प्लस बीच में। फॉर सपोज, ये अभी सपोज कर रहे हैं, अभी मैं कुछ नहीं याद करवा रहा, कुछ लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया होगा, तो अभी आगे वाली चीज पीछे रिलेट मत करना। देखो, फॉर सपोज NaCl है, क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से आप पता कर सकते हो कि Na और Cl की लोकेशन क्या क्या है, वो किस टाइप का फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन, क्रिस्टलोग्राफी में हम लोग एक्सरे मारते हैं। एक्सरे मारी हम लोगों ने नमक पे, और पीछे एक पर्दा सा लगा दिया। ठीक है, बीच में रखा आप लोगों का NaCl, फ्रंट से मारी एक्सरे और पीछे लगा दिया मैंने पर्दा। ठीक है, अब इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूं। बीच में रखा हुआ NaCl, यहां से एक्सरे मार रहे हो और पीछे पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दे के ऊपर लोकेशंस आ जाएंगी। ठीक है, उस पर्दे के ऊपर एक ग्राफ सा बना हुआ आ जाएगा, कुछ बड़े बड़े क्रिस्टल्स का आएगा, कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स का आएगा। ठीक है,
तो उस पॉइंट्स की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि ये किस टाइप की फॉर्मेशन बना रहा है, और यही फॉर्मेशंस आप लोगों को आगे कुल मिला के पढ़नी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद जस्ट एक बाद एक वर्ड आएगा आपके पास जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ये बेसिकली आयंस का घर है। अगर मैं इसको देसी भाषा में समझाऊं आप लोगों को कि व्हाट इज अ क्रिस्टल लैटिस, तो क्रिस्टल लैटिस वो फॉर्मेशंस हैं जो आयंस मिलकर के बनाएंगी। क्रिस्टल लैटिस वो फॉर्मेशंस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट आयंस मिल करके बनाएंगे, बैठ करके बनाएंगे। बेसिकली ये वो घर हैं जिसमें आयंस रहते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस देसी भाषा में आयंस का घर है, आयंस का घर है, और आयंस मिल करके कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस की अगर मैं डेफिनेशन आप लोगों को बताऊं तो ये डेफिनेशन आप बस छोटा सा लिख सकते हो कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल in a 3D space is called a crystal, ठीक है, लैटिस। तो 3D स्पेस के अंदर आयंस अरेंज्ड है, 3D स्ट्रक्चर मान के चलते हैं, 3D में देखते हैं हर एक स्ट्रक्चर को हम इस टेक्निक से, जो हमने क्रिस्टलोग्राफी थोड़ी बहुत एक्सरे डिफ्रैक्शन जो मारी हम लोगों ने, उसमें 3D में हम लोग डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। तो 3D स्पेस में जो भी पोजीशंस पे आयंस आएंगे उससे मिला करके कुछ लैटिस बनेंगे, कुछ घर तैयार होंगे, उनको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? बोलो यार। इसके बाद एक और Yes, sir. इसके बाद एक और आ रहा है सर। इसके बाद एक और डेफिनेशन आएगी जिसको कहेंगे यूनिट सेल। डेफिनेशन मतलब यूनिट सेल की डेफिनेशन होती है स्मॉलेस्ट पोर्शन, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन। मोक्ष मीटिंग एडमिट करते हैं इसको, 1 मिनट देना, अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। देखो भाई, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन इन 3D बहुत देर बाद लिया टाइम पे आया करना। इट सर, इज द 5 बजे से स्मॉलेस्ट, बैठा हूँ। हाँ 5 बजे से बैठा है, वाह वाह, हम भी बैठे हैं 5 बजे से। It is the smallest portion in 3D space, which when सर ग्रुप पे भूविका का भी मैसेज आया हुआ है। भूविका का भी मैसेज आया हुआ है, भूविका को बोलो दोबारा ज्वाइन करेगी। मीटिंग रूम में वेटिंग कर दी है अभी। सर आप YouTube पे नहीं लोगे क्लास? भूविका का कॉल आ गया यार, YouTube पे ये अपलोड हो जाएगी। 1 सेकंड देना मेरे को सब लोग। हेलो, हाँ वेटिंग रूम में हो, मेरे को नहीं दिख रहे हो आप वेटिंग रूम में। एक बार दोबारा एंट्री मारो वेटिंग। हाँ भूविका आ गई। ठीक है बच्चे ज्वाइन हो जाओगे। ओके भाई, टाइम पे आया करो ऑनलाइन में। तुमको पता है पहले भी 5 ये लोग भाई, सब एक और आ गए वेटिंग रूम में। ज्वाइनिंग तक्ष, भूविका एंड मोक्ष, यार टाइम पे आया करो प्लीज। एक ही बच्चे को अलाउड है लेट आना, और वो आ गया है। हार्दिक को अलाउड है, खाली लेट आना, ठीक है। हार्दिक की जेन्युइन प्रॉब्लम है। बाकी भूविका टाइम पे आया करो। मोक्ष ऑनलाइन क्लास है बाबा, तुमको पता है ये वैसे ही पढ़ना मुश्किल है, और मुश्किलें बढ़ जाएंगी तुम्हारी। चलो भाई देखो क्या चल रहा था, एक बार इनको छोटा सा डिस्कशन मार देते हैं। देखो भाई, एक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी है, यहीं से देख लेना चारों लोग, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी क्रिस्टल लैटिस। आयंस मिलकर के क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे। क्रिस्टल लैटिस आपके बड़े बड़े घर हैं जो आयंस से मिलकर के बने हैं। अभी आप अपना दिमाग में इतना ही रखो। इसके बाद एक टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट सेल।
यूनिट सेल की डेफिनेशन याद कर लेना, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन इन 3D स्पेस which when repeated again and again, which when repeated again and again forms a crystal lattice. अब इस चीज को इस तरीके से समझो कि क्रिस्टल लैटिस घर है और यूनिट सेल ब्रिक्स हैं। क्रिस्टल लैटिस बड़े बड़े घर हैं। कितने तरह के घर हैं? तो ब्रेविस भाई साहब आए थे 1848 में। 1848 में एक साइंटिस्ट आए थे ब्रेविस जी। ब्रेविस जी ने बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी करी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट की उसने स्टडी करी और उसने कहा कि भैया जब मैं इतने सारे सॉल्ट की स्टडी कर चुका हूं तो मैंने एनालिसिस निकाली है कि 14 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट घर हैं। 14 तरीके के डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस मैं आपको बता पा रहा हूं। वो 14 तरीके के मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पीछे कट करके रख रखे हैं, आपको बनाने नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको सिर्फ ये नॉलेज याद रखनी है कि ब्रेविस नाम के एक साइंटिस्ट आए थे 1848 में। उन्होंने कहा था कि 14 तरीके के क्रिस्टल लैटिस हो सकते हैं और उन सारे तरीके के लैटिसेस को ब्रेविस लैटिसेस भी कहा जाता है, क्योंकि भाई साहब ने बताए थे तो अपना नाम तो लगाना ही था। जीवन का कीमती समय उन्होंने इसमें व्यतीत किया अपना, तो नाम तो आगे लगाना ही था। तो ब्रेविस लैटिसेस कहेंगे उस 14 टाइप के घरों को। मैं वो 14 टाइप के घर दिखाता हूं, आपको नहीं बनाने हैं, आपको सिर्फ देखना है। एनसीईआरटी में बने हैं 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिसेस। समझ में आ रही है? ये 14 टाइप के घर हैं बड़े बड़े, जो किससे बने हैं। एक बात देखो, जो किससे बने हैं? यूनिट सेल सेल से बने हैं। जो यूनिट सेल से बने हैं। यूनिट सेल ईंटें हैं, ठीक है। ईंटें हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। मान लो ये ईंटें हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की। ईंटें आती है ना, मिट्टी की ईंटें आती हैं, आजकल तो दूसरे दूसरे तरीके के भी ईंटें आ रही है, प्लास्टिक की भी ईंटें आ रही हैं आजकल, ठीक है। और भी तरह तरह की वेस्ट से ईंट बना रहे हैं आजकल लोग, अगर तुमने देखा हो तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ईंटें हैं कुछ। और हर एक ईंट को बार बार अगर आप रिपीट करोगे तो घर बन जाएगा। घर बनाते हुए आपने देखा होगा। आर्यन का माइक ऑन है गया। आर्यन भाई पटाखे फूट रहे हैं। अरे तूफान सा आ गया सर। चलो कोई बात नहीं। सुनो, ईंटें हैं, ईंटें कितने तरीके की ईंटें हैं बोलो यार। तरीके की ईंटें तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी नहीं बोलता मैं कुछ। ईंटों को बार बार रिपीट कर दो आप तो एक बड़ा सा घर बनेगा। तो वो घर कितने प्रकार के हैं? ब्रेविस जी कहते थे 14 तरीके के। ब्रेविस जी कहते थे 14 तरीके के, ठीक है भाई। ब्रेविस ने क्या कहा था हमको? कितने तरीके के घर हैं भाई? 14 तरीके के घर हैं। सुगम भटेजा क्यों कर रहा है भाई? ये क्या है आइटम? ये किसके लिए छोड़ा है तूने? ये सबको दिख रहा है क्या? मुझे ही दिख रहा है खाली। ये सर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। सबको दिख रहा है सर, सबको दिख रहा क्या है भाई यार, इतना प्यारा लगा तुझे। कहीं सर स्क्रीन बड़ी कर रहा था, हुआ है ये। ऑप्शन चेक कर रहा था, वो छप गया एकदम से। अच्छा, इसे ये मेरे से नहीं हटेगा बाबा, चल पढ़ा रहने दे इसको अलग से, कोई बात नहीं, इसको अलग से पढ़ा। यार मस्ती मत करो, सुनो मेरी प्यार बात। से भेजा है। इस पे सब दिख जाता है, ठीक है। स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो कोई कलाकारी मत करना, किसने किया है वो नाम आ जाता है स्क्रीन पे लिखा हुआ। सर ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा सारा। यूट्यूब पे अलग जाएगा, मजे अलग लेंगे लोग। एडिट हो जाएगा। रिपोर्ट ना कर दे सर कोई। एडिट हो जाएगा। चलो भाई इधर देख लो, कोई बात नहीं। वापस से देखो भाई, सॉलिड स्टेट की क्लास है, मैं बता रहा हूँ खतरनाक चैप्टर है। इसको ऑफलाइन ही कराना था मुझे, बट तुम्हें पता ही है परेशानी की वजह से ऑनलाइन कराना पड़ रहा है। चलो इधर देखो एक बार फटाफट से देखो। ये 14 तरीके के ब्रेविस लैटिसेस हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी याद नहीं करने, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, सिर्फ देख लिया बहुत है, आगे बढ़ जाओ। यूनिट सेल की कहानी आपको स्टडी करनी है। अब ब्रेविस जी की जो एनालिसिस थी उसको फर्दर और एनालाइज किया गया। उसको फर्दर एनालाइज करने पे पाया गया कि केवल और केवल 7 तरीके के सिस्टम, केवल और केवल 7 तरीके के सिस्टम ही हैं हमारे पास, जिनको आप बार बार रिपीट करके यूनिट सेल को वो पूरा का पूरा एक क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हो। तो ब्रेविस ने कहा था 14 है, बट फर्दर स्टडी के बाद हम लोगों को पता लगा कि केवल 7 ही तरीके के पॉसिबल हो पाएंगे। और वो 7 तरीके के पॉसिबिलिटीज अब आपको याद करनी है। उनका नाम है कुछ इस तरीके से।
क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। सारे भी इसमें से याद नहीं करने, आपको सिर्फ 2 तरीके के याद करने हैं। वो 2 तरीके हैं, क्यूबिक जिसको हम बार बार पढ़ेंगे, 1000 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। दूसरा है हेक्सागोनल, बाकी की आपको केवल और केवल थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। सबसे पहले तो मैंने निकाले नहीं है मेरे ख्याल, 1 मिनट दो मुझे। ये 7 तरीके के सिस्टम मैं तुम्हें दिखा दूं जरा। अभी तुमको स्क्रीन दिख रही है ये वाली? ये लो। यस सर। यस ठीक है, ये 7 तरीके के सिस्टम है। ये 7 तरीके की यूनिट सेल है। यूनिट सेल क्या चीज है? जिसको आप बार बार रिपीट करोगे, आगे पीछे ऊपर नीचे रिपीट करोगे, एक बड़ा सा क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। तो इन्हीं 7 तरीके के सिस्टम से ही हम 3D अरेंजमेंट के हिसाब से क्रिस्टल बना सकते हैं। ये कब पता लगा? ब्रेविस की 14 लैटिसेस की स्टडी करने के बाद। और इसके अंदर से काम की हमारी 2 हैं, क्यूबिक है हमारे काम की बहुत ज्यादा, और देन अगेन हमारे पास हेक्सागोनल है। क्या आपको दिखाई दे रही है? इसकी स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में आपको याद क्या रखना है? ठीक है, इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि यूनिट सेल के अंदर एक तो हमको रिलेशन याद रखना है एज लेंथ का। ठीक है, अगर मैं आपसे क्यूब बनाऊं, अगर मैं आपके लिए क्यूब बनाऊं, ये लो मैं क्यूब बना रहा हूं आपके लिए, ये बना दिया मैंने क्यूब। आप थोड़ा सुंदर भी बना सकते हो मेरे से। ठीक है, ये बना दिया मैंने क्यूब। तो क्यूब के अंदर आपको मालूम है कि ये जो साइड्स हैं सारी की सारी, ये वाली जो साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं, ठीक है, ये जो साइड्स हैं ये सारी की सारी बराबर होती हैं, ए बी और सी। क्या आपको ये बात मालूम है? ठीक है, ये क्यूब से अलग बनाया मैंने कुछ। ठीक है, बट क्यूब के अंदर भी इसी तरीके से होगा। तो रिलेशन किस किस के बीच में ध्यान रखना है? ये देखो, ये 3 एक्सिस हैं आपके पास, ये एक एक्सिस है, ये दूसरी एक्सिस, और ये आपके पास तीसरी एक्सिस। तो आपके पास 3 चीजों का रिलेशन है बेसिकली। एक आपके पास साइड्स का रिलेशन है, दैट इज ए बी एंड सी। क्यूब के अंदर तो ए बी सी तीनों बराबर होते हैं, इसके अंदर जो भी हो। अगर आप रिलेशन निकालोगे क्यूब के अंदर, तो क्यूब के अंदर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये बराबर आएगा। और क्यूब के अंदर अगर आप एंगल की स्टडी करोगे, इंटरफेशियल एंड एंगल्स की स्टडी करोगे, तो ये अल्फा एक एंगल ऊपर बना रखा है, फिर एक बीटा बना रखा है, और फिर एक गामा बना रखा है। क्या आपको दिख रहा है? तीनों एंगल्स दिख रहे हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। यस सर। तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा कितने डिग्री का है? सारे के सारे 90 डिग्री के हैं, यस और नो? 90 डिग्री। सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं। तो आपको इनके साइड्स के बीच में, इसको कहते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सर सेल। आपने पैरामीटर्स लिख दिया। लो बेटा जी लो, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। A is equal to B is equal to C है if we are talking about cubic system की, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो पैरामीटर्स तो यही है, ए बी सी और अल्फा बीटा गामा। तो 6 पैरामीटर्स हैं आपके पास, 6 नंबर याद रखना, कभी भी पूछ लेते हैं आपसे। और तो क्यूबिक तो बहुत आसान है याद करना, बट बाकी याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। टेट्रागोनल, अब आपको इसका शेप याद रहता है, नहीं याद रहता है, आपको इसके शेप से निकालने का जरूरत नहीं है, पर आपको फिर भी एबीसी और अल्फा बीटा गामा के बीच में रिलेशन याद रखना है। सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर एडवांस, उसमें डायरेक्ट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। मेंस में आया तो 4 नंबर फ्री के, मुफ्त के 4 नंबर होते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ वो आप लोगों को एबीसी और अल्फा बीटा गामा का अरेंजमेंट दे देते हैं और आपसे पूछते हैं कौन सा सिस्टम है, तो आपको बताना होता है क्या वो क्यूबिक है, क्या वो ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है ना? और ये सिस्टम आपने इस तरीके से यहाँ से थोड़ा सा देखने हैं, और दिमाग लगाने की इनमें कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग अपना पूरा फोकस लगाना कि कैसे इस तरीके को याद रखना है। ये सारे आपको याद रखना है, यस आपको याद रखना है ये सारे। भाई इसके लिए ये है, इसके लिए ये रिलेशन है, इसके लिए ये रिलेशन है, इसके लिए ये रिलेशन है, ये सारे आपको याद रखने हैं। एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ याद रखने का, अगर आपको थोड़ा सा
देखो रट्टा मारना है, मैं डायरेक्ट आप लोगों को कह रहा हूँ, इसको समझ नहीं सकते, याद रखना है, इंफॉर्मेशन है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, CTO MTRH, ठीक है। अब CTO तो लाइन में लगा दिया इन्होंने, पर MTRH मैं क्यों लगवा रहा हूँ लाइन में, ये मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं मेरा आप लोगों के लिए ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये होमवर्क में रहेगा कि आप इन सबको CTO MTRH के अकॉर्डिंग अलाइन करेंगे। एक तो CTO MTRH बोलना थोड़ा सा आसान है, दूसरा क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, पहला पहला लेटर उठा लिया मैंने सबका। तीसरा, अगर आप रिलेशनशिप देखोगे थोड़ा सा ध्यान से, स्कीम बता रहा हूँ बेटा रटने वाली, और कुछ नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप देखोगे तो देखो पहले A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C आया, पहले साइड्स देखो, खाली एंगल मत देखो, एंगल बाद में देख लेंगे, पहले सिर्फ साइड्स के बीच में रिलेशनशिप देखो, रटने की स्कीम देखो, CTO MTRH। ये बोलना आसान है, तो मुझे लगता है पहला लेटर अगर आपको समझ में आ गया, 2-4 बार लिखने के बाद आप लोगों को दूसरा लेटर भी समझ में आ जाएगा, मतलब पूरा समझ में आ जाएगा कि पहला इस क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक, ऑल्दो T वाले 2 हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो पहले 3 यही है, क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक। देखो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C के बाद बस एक बार कैंसिल करना है, A इज इक्वल टू B है, नॉट इक्वल टू C, फिर नॉट इक्वल, क्या आपको दिख गया? तो आपको सिर्फ अगर ऊपर वाला याद Yes, है sir. तो आपको पता है यार, अगले वाले में तो नॉट इक्वल था, और फिर उसके अगले वाले में सारा कुछ नॉट इक्वल था, समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं क्यों M लगवा रहा हूँ, M स्टैंड्स फॉर मोनोक्लिनिक। इसके बाद मोनोक्लिनिक में देखो फिर से नॉट इक्वल है, तो आप अगर बीच के गायब कर दो और आप M को ही देखो दोबारा से, तो उसमें भी नॉट इक्वल है, तो आपको याद हो गया, पहले में सारे इक्वल थे, दूसरे में C कैंसिल हो गया, तीसरे में सब कैंसिल हो गया, मोनोक्लिनिक में सब कैंसिल हो गया, याद हो गया? यस सर। और सुन Yes, लो, sir. और सुन लो, मोनोक्लिनिक सबसे आसान है, इसमें कुछ बराबर नहीं होता, ना तो साइड्स बराबर होती हैं ना एंगल, नहीं सॉरी, ठीक है, अभी एंगल को Angle तो रहने है, दो, sir. अभी एंगल को रहने दो, अभी एंगल को रख लेते हैं, इसकी भी स्कीम है, ये वो भी ट्राई क्लिनिक में होता ना सर, वो साइड ट्राई क्लिनिक में होता है, वो ट्राई क्लिनिक में, राइट, ट्राई क्लिनिक में वो वाली बात कि सब कुछ ये सबसे आसान है, ठीक है, मोस्ट इजी, इसको लगा दो मोस्ट इजी, और क्यूबिक को भी लगा देना मोस्ट इजी। तो आपको दो तो कभी याद ही नहीं करने, ना तो आपको कभी ट्राई क्लिनिक याद करना है, ना आपको कभी क्यूबिक याद रखना है। ट्राई क्लिनिक में सब कुछ कैंसिल है, मोनोक्लिनिक में सब कुछ, क्यूबिक में सब कुछ बराबर है, राइट। अब बच गए बाकी की स्कीम बना रहे हैं बैठ के, तो आपका ये होमवर्क है। अब मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसान है, आपके लिए एक पैटर्न तैयार हो जाएगा, नॉट इक्वल टू C, इक्वल, कैंसिल कैंसिल, फिर धीरे धीरे करके नॉट इक्वल, और फिर वो वाला, तो आप लगाना इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, और आप याद करना जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है। क्या आपको याद हो जाएगा, यस और नो बताओ? हो जाएगा सर। एंगल आसान यस है, सर। एंगल आसान है याद करने की, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, पहले तीनों के 90 हैं, उसके बाद मोनोक्लिनिक आया तो फिर बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 है, इस तरीके से याद करना, लाइन में याद कर लेना, 5-6 बार करोगे, और बिना देखे 2-4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, पेपर में भी आएंगे, कहीं भी ढूंढोगे, एनसीईआरटी के पीछे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे तब भी आएंगे, मेंस के क्वेश्चन करोगे तब भी आएंगे, तो आपको ये मिलेंगे, मेरे साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही आपको कम से कम 6 से 7 बार मिल जाएंगे। तो हम ऐसे ही करेंगे, पहला दूसरा तीसरा कौन सा था, अच्छा इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा, राइट, तो स्पीड बन जाएगी। तो मैं ये खत्म कर रहा हूँ अब, यहाँ पे आपका होमवर्क है, इनको अलाइन करना है, साइड्स और एंगल्स, इनको क्या कहते हैं, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। टॉपिक का नाम क्या था, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल कितने टाइप के हैं, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल है। क्या होते हैं यूनिट सेल? पैरामीटर्स की डेफिनेशन। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल बेटा यही होते हैं, ये डिफरेंट साइड्स हो गई है ना, और एंगल हो गए, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, ना तो यूनिट सेल की कभी कोई डेफिनेशन पूछेगा, ना कभी कोई क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन पूछेगा आपसे, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए। यूनिट सेल की सर करवाई थी ना अभी? हाँ करवाई थी, पर आपसे पूछेगा कोई नहीं, वो समझाने के लिए करवाई थी, राइट। पैरामीटर्स बस याद रख लो, ABC और अल्फा बीटा गामा होते हैं, 6 पैरामीटर्स हैं। अगर कोई पूछे कितने पैरामीटर्स हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए देयर आर 6 पैरामीटर्स, ABC एंड अल्फा बीटा गामा। इन केस ऑफ क्यूबिक आपको बताना है, और हेक्सागोनल जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। हेक्सागन में A इज इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C होगा, ये मैं आपको प्रूव करूंगा,
जब हम हेक्सागन बनाएंगे, क्योंकि मुझे बनाना है आगे, तो मैं अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आगे देखो, क्रिस्टल लैटिस मैंने आपको समझा दिया, यूनिट सेल समझा दिया, कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम बढ़ जाएंगे अपना आगे, और आगे देखो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले पढ़ लेते हैं क्यूब के बारे में। राइट, ये आपका एक क्यूब है। क्यूब सबको बनाना आता ही होगा, जिसको नहीं आता है वो स्क्रीन पर देख के सीख लेना। बचपन में बहुत डायग्राम बनाए होंगे आप लोगों ने। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है ये, बेसिक, ठीक है। ये आपका क्यूब हो गया। अच्छा, आपसे कोई पूछे फेस क्या होते हैं, तो ये पूरा एक फेस है, ये पूरा एक फेस है क्यूब का, ठीक है। तो क्यूब के कितने फेस होते हैं, बताओ भाई, कितने फेस नजर आ रहे हैं क्यूब के? 6। 6 आ रहे हैं सर, 6। आप अपने रूम का कमरा भी देख सकते हो जिसमें आप बैठे हो। एक ऊपर छत जिसपे पंखा चल रहा है, और एक नीचे उसका ऑपोजिट फेस जिसपे आप लोग बैठे हो, राइट। 2 ये हो गए। यस सर। और एक फ्रंट वाली वॉल जो आपको दिख रही है अभी आपके सामने, और एक आपके बैक में वॉल होगी। अब आपके एक राइट में वॉल होगी और एक लेफ्ट में वॉल होगी। आपको समझ में आ गई होगी क्यूब के फेस क्या होते हैं, ठीक है। अब आपसे कोई वर्टेक्स बोल दे या फिर आपसे कोई कॉर्नर्स बोल दे, ये एक ही बात है, ठीक है। तो ये कोने कितने हैं क्यूब के? 1 2 3 8 कोने सर। 8 है। 8 है। 8 corners are there. edges क्या होती है? 12 एजेस। 12 एजेस, एग्जैक्टली। ये एक एज है, ये आप ऐसे काउंट कर सकते हो, ये आप इस तरीके से ये काउंट कर सकते हो यार। ये 12 एजेस है, ठीक है। ये 12 एजेस हैं। तो इस तरीके से किसी को डाउट हो तो मेरे से प्लीज पूछ लेना, 12 एजेस अगर किसी को नहीं दिख रही है, पर दिख जाएंगी, ठीक है। 12 एजेस हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोबारा से एक क्यूब बना देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको किसी प्रकार की। ये लो, सबसे पहले ये देखो कि ये क्या चीज है। ये कॉर्नर से कॉर्नर जब हम टकराते हैं, अच्छा वॉल्यूम, एक एज को सुनो, एक एज की लेंथ को मैं ए बोलूंगा हमेशा क्यूब में, ठीक है ना। किताब में भी ए लिखा हुआ है, हम भी ए बोलेंगे कि इस एज की लेंथ क्या है, तो आपने बोला ए। तो मैंने अगर आपसे पूछा क्यूब का वॉल्यूम कितना है, तो आप क्या कहोगे? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, A क्यूब। दैट इज ए क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात थी, एक वन ऑफ द बेसिक बात थी। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ना मैंने एक ये जो नीचे वाले इसमें ब्लू कलर से सीधा डायगोनल बनाया, दैट इज कॉल्ड फेस डायगोनल। कौन सा डायगोनल बनाया? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल बनाया मैंने, ठीक है। तो ये जो फेस डायगोनल बनाया मैंने, इसकी लेंथ कितनी होगी? बहुत बेसिक मैथ है, ये देखो √2a। √2a। ये ए हो गई, ये भी ए हो गई, ये तो आपको मालूम ही है, आप ही ने मुझे बताया कि सारी एजेस बराबर है। तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एच मान लो, हाइपोटेनस इज इक्वल टू एच स्क्वायर, then we have 2a square is equal to h square, then we have h is equal to √2a। so आज के बाद आप याद रखोगे कि फेस डायगोनल की लेंथ कितनी है? √2a, डायरेक्ट याद रखोगे। if edge length is a, what is face diagonal? √2a, राइट। अब इसके बाद मैं एक और डायगोनल बना रहा हूं आप लोगों के लिए, दैट इज बॉडी डायगोनल। ये लो, मेरी बॉडी डायगोनल, एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर, एक कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर, वो भी नीचे वाला। एक ऊपर वाले कॉर्नर से स्टार्ट करो जरा, अपने रूम में देखो, अपने रूम में आपको जो फ्रंट फेसिंग वॉल है उसके राइट कॉर्नर पे देखना, फ्रंट फेसिंग वॉल के राइट कॉर्नर पे टॉप में देखना, उस कॉर्नर से लेकर के नीचे वाले कॉर्नर तक जो दूसरे साइड पे आपको दिखेगा, दैट इज कॉल्ड बॉडी डायगोनल। आपको डायग्राम में भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने 2 ऑपोजिट कॉर्नर उठा लिए एकदम, तो एक बॉडी डायगोनल बनाया। तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल होंगे क्यूब के अंदर, ये बता दो। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल? होगा 4। हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर प्रेजेंट इन क्यूब? किसी को ये तो डाउट नहीं है कि बॉडी डायगोनल क्या चीज है? बोलो छवि। सर समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ जी सर। स्नेहा समझ में आ रहा है? मोक्ष? यस सर। राइट। तो ऑपोजिट कॉर्नर देखो, ऑपोजिट कॉर्नर,
अगर दो ऑपोजिट कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल बनता है तो आप मुझे बताओ कितने कॉर्नर्स थे आपके पास? 8। 8। तो 8 से कितने सर बनेंगे? 4 होंगे सर। 4 बनेंगे। 4। अरे ऐसे कर लो, मैथ कर लो। 4 बॉडी डायगोनल हो गए, तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे? आंसर क्या हो गया? 4। एक तो आपको दिख ही रहा है, बाकी मैं दिखा देता हूँ फटाफट से। एक ये मान लो, येलो वाले ऑपोजिट कॉर्नर्स मान लो, ठीक है, इनको जोड़ देना इस तरीके से। एक आप ग्रीन वाले मान लो, ये इस तरीके से, इनको जोड़ देना। ऑपोजिट कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना आपको, चमक रहे हैं ना एकदम। एक कौन से मानोगे? ब्लू वाले मान लो। कौन सा रह गया? ये रह गया, और ये फ्रंट वाला रह गया। ये भी इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। क्या आपको बेसिक नॉलेज हो गई? ये बेसिक बातें अबाउट क्यूब की, वॉल्यूम क्यूब होगा, ये होगा। फेस कितने होंगे? 6 होंगे। कॉर्नर्स कितने होंगे? 8 होंगे। एजेस 12। फेस डायगोनल √2 है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि इसका लेंथ कितना होगा, तो दोबारा एक और तीसरा क्यूब बना के अलग अलग से समझा देता हूँ। ये बेसिक बातें मैं रिपीट नहीं करूंगा, इतने न्यूमेरिकल बनेंगे इस पे जिसकी हद नहीं है, तो आपको ये सारी ओरली याद होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये लो और ये लो, ये बता दो मुझे, आप ये बता दो इसका लेंथ कितना होगा, कैसे निकालोगे? स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखो कैसे निकालोगे। ये डॉटेड लाइन मान लो, और ये मान लो, ये एक लाइन मान लो, और ये एक लाइन मान लो। आपको निकालनी है ब्लैक वाली लाइन की लेंथ, दैट इज बॉडी डायगोनल की लेंथ निकालने जा रहे हो आप लोग, राइट? तो मैं आपसे कहूं अगर कि ये तो एज है, तो इसको मैंने ए कह दिया, तो आपको कोई डाउट है? यस और नो? नो, आपको मालूम है ये वाला कौन सा डायगोनल है? ग्रीन वाला, फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल की लेंथ क्या निकाली थी? √2 है। √2 है। तो अब आप अगेन पाइथागोरस लगा सकते हो, आप अपने कमरे में करके देखना ही राइट। √3 आएगा। a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, देन वी हैव 3a स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, देन वी हैव h √3a, राइट? तो आपको याद रह जाएगा कि बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना है, दैट इज √3a। कितने होते हैं बॉडी डायगोनल एक क्यूब में? 4 होते हैं। 4 इस पे क्वेश्चन बनेंगे तो मैंने डायरेक्ट टोटल फेस डायगोनल 12 हुए ना? फेस डायगोनल तो बेटा बहुत सारे हो जाएंगे, काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फेस डायगोनल पे ऐसा वाला कोई क्वेश्चन नहीं बनता। बॉडी डायगोनल काउंट कर लो, फेस डायगोनल काउंट कर लेना। दो ऑपोजिट फेस से एक बन रहे हैं, फिर एक फेस पे कितने बनेंगे, एक फेस पे कितने डायगोनल बनेंगे? तो 12 दिख रहे हैं मुझे भी, राइट? ओके सर। या सुनो एक बात, मेरी एक बात सुनो, एक कॉर्नर से कितने फेस निकल रहे हैं? 3 फेस निकल रहे हैं बेटा एक कॉर्नर से, ठीक है? इसको करके देखना पड़ेगा, ठीक है? एक कॉर्नर से 3 फेस निकल रहे हैं। वंशिका आप अपना दिमाग लगाइयो कितने हैं, और जो कॉमन आ रहे होंगे वो हटाने पड़ेंगे। सुन मेरी बात, सब लोग सुन लो। सर बाद में ही कर लेंगे, कोई नहीं। बस एक बात सुन लो, छोटी सी, काम की बात है बड़ी। सही बात पूछी है तो मैं थोड़ा सा हिंट देके छोड़ दूंगा। आप अपने घर का कॉर्नर देखो, अपने घर का कॉर्नर देखो सब लोग, अपने घर का कॉर्नर देखो, देख रहे हो सब लोग? उस कॉर्नर से कितने फेस निकल रहे हैं ये बताओ। एक फेस ये निकल रहा है, छत सर 3 निकल रहे हैं। 3 फेस दिख गए सबको? ये बता दो। दिख गए सर। बैक साइड वॉल होगी, जी सर। तो तीनों से डायगोनल बन जाएगा। ऐसे कॉर्नर कितने हैं? 8, ठीक है? तो ये मैथ लगानी पड़ेगी। सुमित प्राशर वेट कर रहा है। सुमित प्राशर कब आया भाई? क्या टाइम हो रहा है? 40 कर दी। ये सर लीव कर गया था पहले। अच्छा था, हाँ सुमित तो पहले था, राइट? ठीक है ठीक है ठीक है। सुमित भाई गायब नहीं होना है। चलो देखो, देखो सब लोग देखते रहो, ठीक है? चलो इतना बना के छोड़ रहा हूँ कि एक कॉर्नर से 3 फेस निकल रहे हैं, इस बात को याद रख लेना आप लोग, ठीक है? चलो इसके बाद एक और बेसिक सा क्वेश्चन आ जाओ। क्यूब के बारे में ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए और आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आएगी आपके सामने, ठीक है? चलो देखो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अब सुनना जरा ध्यान से, एक और बेसिक जानकारी है
थोड़ा सा बेसिक से ऊपर है एक स्टेप, तो जितनी आगे काम आएगी उतनी मैं करवा रहा हूँ, और जितना एडवांस का टॉपिक बनेगा तो इस पे मैं एक अलग से क्लिप बनाऊंगा, बट जितना मुझे समझाना है उसके बाद मैं बता दूंगा फर्दर, आप लोग आगे क्लिप से देख लेना, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, प्लेन ऑफ सिमेट्री का टॉपिक हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है और इस चैप्टर में भी आता है थोड़ा सा, तो जो जिस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको करवा दूंगा डायरेक्टली, उसको याद रख लेंगे, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री समझना जरूरी है, ठीक है। तो टॉपिक आता है सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। ये हर एक स्कूल में नहीं कराएंगे आपको सिमेट्री एलिमेंट्स का टॉपिक, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री, सबसे पहले बात करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री की। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए आप इस तरीके से समझिए, अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए ये सर्कल है, इसको बीच में से बाइफरकेट करना है और आपको देखना है क्या मिरर इमेज बन रही है, क्या जो लेफ्ट साइड पे है वही राइट साइड पे है। तो क्या आपको सर्कल को अगर आप बाइफरकेट करोगे तो लेफ्ट और राइट पे सेम चीज दिखेगी, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आसान था देखना, बोलो यस और नो। यस सर। क्या दूसरे टाइप Yes, के sir. सर्कल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस और नो? यस है, sir. ऑब्वियसली। Yes, क्या sir, है। ए में, अच्छा इससे ये देख लो कि आप किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन करो, ये आपकी मर्जी है, आप ऐसे स्लाइस मार दो या आप ऐसे स्लाइस मार दो, ये आपकी मर्जी है। तो किसी भी तरीके से आ जाए तो हम कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ऐसे स्लाइस करने से नहीं आएगी तो देखना पड़ेगा क्या ऐसे स्लाइस करने से आ रही है, तो हम कहेंगे हाँ इसमें अगर ऐसे स्लाइस करने से आ रही है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट राइट। अब सुनना जरा ध्यान से, देखो ए में प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या, कब आएगी, जब हम इसको इस तरीके आएगी, से sir. स्लाइस करेंगे, आएगी एक सर। बारी आएगी, एक जो बारी वर्टिकली करेंगे। जब वर्टिकली करेंगे तब आएगी, हॉरिजॉन्टली नहीं आएगी। तो इसमें है बी में भी आ जाएगी पर हमको इस तरीके से करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली, सी में भी आ हॉरिजॉन्टली जाएगी, करना। डी में भी आ जाएगी, ई में भी आ जाएगी, बट एफ में किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, चाहे आप इसको किसी भी तरीके से ब्रेक डाउन कर लो, लेफ्ट और राइट साइड पे, ऊपर और नीचे डायगोनली ब्रेक कर लो, तब नहीं आएगी, राइट। अब क्यूब में जो यूनिट सेल हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं दैट इज क्यूब, क्यूबिक यूनिट सेल को हम मान के चल रहे हैं, तो हमको देखना है कि क्यूब में कितने टाइप की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कितने टाइप की क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यानी कि मैं आपको अगर बोलूं बेटा क्यूब को अगर इस तरीके से स्लाइस करो, ये स्लाइस मारा रेड वाला, तो क्या लेफ्ट और राइट साइड आपको लग रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, यस और नो? यस सर। यस सर। यस आ जाएगी। सर। तो आ जाएगी सर। मैंने फेस इस्तेमाल किए हैं, मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री डालने के लिए फेस इस्तेमाल किए, ठीक है ना। मैंने दो फेसेस को लिया और बीच में से काट दिया पूरा का पूरा, ठीक है। सर तो एफ में नहीं है ना प्लेन ऑफ सिमेट्री? एफ में नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। होगी होगी ठीक है, सर। होगी होगी, राइट। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आई। अब ये बात आप याद Yes, रखो, sir. ये बात आप याद रखो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब के अंदर, ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने, यूनिट सेल लिखना था पूरा, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्यूब के अंदर 9 तरीके की होती है। क्यूब के अंदर कितने तरीके की होती है, 9। आपको सिर्फ ये 9। नंबर याद रखना है, बनाना नहीं आएगा, बना के नहीं दिखाना। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने 9 बोला है। इसके लिए मैंने एक इमेज ले रखी है पहले से कि मुझे बनाना ना पड़े, और वो इमेज गायब हो गई है। ओह माय गॉड, बहुत गलत हो गया मेरे साथ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, बना लो, आपको कोई ड्राइंग बहुत बात बढ़िया नहीं। है सर। चलो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और सारे नहीं बना रहा, जरूरत नहीं है बाबा, ठीक है। चलो ये देखो एक बार, इस रेड वाली लाइन को अब मत देखना, ठीक है, अब सिर्फ ग्रीन वाली को देखना। मान लो कि रेड वाली है ही नहीं, क्या इस तरीके से एक और आ जाएगी? यस सर। आ जाएगी सर। आ जाएगी। तो हमने साइड वाले फेस इस्तेमाल कर लिए, ऊपर नीचे वाले फेस इस्तेमाल कर लिए, और आगे पीछे वाले जो फेस होंगे उसको भी अगर काटोगे तो फेस से 3 निकल रही हैं। मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। अब आप भूल जाओ कि और भी दोनों थी, अब आप भूल जाओ कि रेड और ग्रीन लाइन आपने कुछ देखी है, क्या आप इस तरीके से काटोगे येलो लाइन पे सिर्फ,
तो ऊपर नीचे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, यस और नो? यस सर। आ जाएगी। आ जाएगी सर। 3 तो मैंने आपको फेस वाली दिखा दी, 3 तो मैंने आपको फेस वाली दिखा दी, अब रहेगी बाकी 6। मैं सिर्फ एक ही दिखाऊंगा उसमें से, Diagonal। सारी नहीं बनाऊंगा, बिल्कुल डायगोनली, एग्जैक्टली डायगोनली काट देना इसको, और 6 तरीके से आप डायगोनली इसको काट सकते हो, आपको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो ये कॉर्नर उठाओ, ये कॉर्नर उठाओ, ये एज उठा लेना, ये एज उठा लेना, अब एज से एज मिलाओ, एज से एज तो मिला सजना, और प्लेन ऑफ सिमेट्री ला सजना। क्या बात है। अब इधर देखो, तो आपको डायगोनली काटने पर क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नजर आ रही है कि ऊपर वाला सिस्टम Yes, और sir। नीचे वाला Yes, सिस्टम? sir। अब सिर्फ Yes, मैथ, sir। Yes, sir। अब सिर्फ मैथ लगा लेते हैं इसके अंदर, और कुछ नहीं करते, मैथ्स लगाते हैं, मैथ्स। मैंने 2 ऑपोजिट एज का इस्तेमाल कर लिया, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आई, 2 एजेस से कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आई? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आई। तो आप मुझे बताओ एजेस कितनी थी, बोलो बोलो, एजेस कितनी थी? 12। 12 एजेस से कितनी बनेंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी? रे मैथ है रे कालिया, इसको भी गलत कर रहा है। बोलो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, यस और नो? यस आ रही है सर। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑर्गेनिक में भी देखनी पड़ती है, और होता क्या है कि सिमेट्री एलिमेंट्स हम 3 तरीके के पढ़ते हैं। सबसे पहले तरीके की थी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसको पूरा लिख देना, प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है सर ये नोट्स में है ना ये सारा? हाँ ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेंशन मत लेना बिल्कुल। सुनो मेरी बात सुनो, और देखो अगली आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। ये भी मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि ये छोटा सा है टॉपिक। ये तो सर ठीक है? आप ऑर्गेनिक में पहुंच गए। हाँ ये ऑर्गेनिक का थोड़ा सा है, बट इसमें है, बट वो क्वेश्चन मैं आपको याद करवा दूंगा अभी, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत बताने दो, क्योंकि सुने हुए होने चाहिए, वरना लगता है कि हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो फिर वो वाली फीलिंग से तो ठीक है कि हम थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लें और चीज़ों को देख लें, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, ये देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको कैसे देखना है, एक बात देखना, सेंटर से सिमेट्री होनी चाहिए, खत्म होगी बात। सेंटर ऑफ सिमेट्री बोले तो बीच में लगा डॉट और 180 डिग्री पे देख, बीच में लगा डॉट और 180 डिग्री पे देख, क्या सेम आइटम मिल रही है? यहाँ तो कॉर्नर मिल रहा है, यहाँ पे एज मिल रही है, यहाँ से देख ले, ना भाई ना भाई कुछ नहीं मिल रहा। बीच में लगाएगा डॉट तो सेम पोजीशन तुम लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं मिलेगी, और इसमें जहां पे भी नहीं मिलेगी तो मान लेना नहीं है, ठीक है ना। इसमें मान लो एक जगह पे नहीं मिली आपको और दूसरी जगह पे आपको फीलिंग आ रही है कि है, तो बोल देना नहीं है, खत्म हो गई। प्लेन ऑफ सिमेट्री की तरह नहीं करना है इसमें, ठीक है, तो इसमें नहीं है। और अगर आप स्क्वायर बना लोगे, स्क्वायर बना लो, स्क्वायर ये लो, तो आप इसके सेंटर पे डालो, क्या आपको यहाँ और यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नजर आ रहा है? आ रहा है। क्या आपको यहाँ आ रहा है? आ रहा है। क्या आपको यहाँ आ रहा है? आ रहा है, हर जगह पे आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज देयर, ठीक है, समझ में आ गई। तो क्यूब के अंदर यस सर। सेंटर ऑफ सिमेट्री आपसे कोई पूछे तो चुपचाप कह देना एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है क्यूब में, बीच में से कहीं भी देख लो क्यूब को, आप एनालाइज कर सकते हो खुद से कि हर तरफ से सेम ही दिख रहा होगा, तो क्यूब के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 आ गई। ये आपको दूसरे तरीके की सिमेट्री एलिमेंट है, दीज आर कॉल्ड सिमेट्री एलिमेंट्स, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स की स्टडी के काम आते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स। प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी, तो मैंने आपको करवा दी। अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही हो जाते हैं और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री काम का टॉपिक नहीं है। और अगला काम का टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये तीसरा एलिमेंट है। इससे क्या होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री से? सिमेट्री एलिमेंट है, देख इससे होना क्या है, इससे मॉलिक्यूल की सिमेट्री के बारे में पता लग रहा है कि सेंटर से देखने पर उसके 180 डिग्री पर देखना है, पर इसमें सेंटर से 180 डिग्री सीधा और उल्टा देखने पर सेम आ रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उस मॉलिक्यूल में, नहीं तो नहीं, ठीक है। होना कुछ नहीं है, होना कुछ नहीं है, ठीक है। जब इससे कुछ होना होगा तो मैं आपको बता दूंगा, राइट। अभी आप सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, ये ध्यान रखने की है।
तो करो। देखो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैं तुम्हें नहीं समझा रहा हूँ, मैं इन तीनों पे डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा, एक सिमेट्री एलिमेंट्स पे, वहां से सीख लेना। बट याद रख लो क्यूब के अंदर 13 सिमेट्री ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती हैं, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है और 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो टोटल सिमेट्री एलिमेंट आपको सिर्फ यही रटना है, टोटल सिमेट्री एलिमेंट कितना हो गया बोलो? 9 + 1 + 13 becomes equal to 23। आपको सिर्फ ये नंबर याद रखना है, गॉट इट? याद रख लोगे ना, ये बेसिक है। और ये वाला पार्ट नॉट फॉर सीबीएसई है, नॉट फॉर सीबीएसई, ठीक है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज फॉर बोर्ड्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री इज फॉर बोर्ड। आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री का पता होना चाहिए, बट बोर्ड में जो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बनेगा, सॉलिड से नहीं बनेगा। सो इन सॉलिड दिस इज नॉट फॉर बोर्ड्स, ओके। तो ये बेसिक था। बेसिक में आपने सीखी एजेस, वर्टिसेस, कॉर्नर्स, वॉल्यूम, बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल कितने होते हैं, कैसे कैसे बनाएंगे, सारा ज्ञान आप लोग को हो गया, राइट और रॉन्ग? राइट, हो गया सर, हो गया। इसके बाद देखो आप लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग क्यूब पे ही बढ़ते हैं। तो थोड़ा बहुत पैकिंग का टॉपिक है, मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी के लिए कुछ कुछ आइडिया दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हम लोग करेंगे सबसे पहले सिंपल क्यूबिक सेल, सिंपल क्यूबिक सेल करेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल, सबसे पहले एक टर्म आएगी इसमें प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक टर्मिनोलॉजी आएगी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी आएगी, इसको ऊपर हेडिंग में मत डालना। इसका अगर मैं आपको बताऊं प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं, व्हेन एटम्स are only present at the corners। और अगर मैं आपसे पूछूं नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, when atoms are not just only present at corners, it can, कॉमा डाल देना, also be present elsewhere, ठीक है। ये मेरी अधूरी अंग्रेजी का नमूना आपके सामने, कि एटम्स जब कॉर्नर्स पे होते हैं खाली खाली, तो उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल कहेंगे। क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, हम यूनिट सेल कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, क्यूब की बात कर रहे हैं। तो क्यूब के जो कोने हैं, अगर वहां पे एटम पड़ा है खाली और कहीं नहीं है, बीच में नहीं है, आगे नहीं है, पीछे नहीं है, दाएं नहीं है, बाएं नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स पे है, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल। और अगर और कहीं आपको एक भी एटम दिख गया, तो आप उसको बोलोगे कि ये तो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल है। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर केवल एक ही टाइप का सेल आता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल। और सिंपल यूनिट सेल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा आज की क्लास में, और इसमें लगेंगे अभी 10 मिनट, तो किसी ने कहीं जाना नहीं है। और इसके नोट्स प्यारे प्यारे बनाने हैं, मैं क्लास के जस्ट बाद ये पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। क्यूब वाली सर नोट्स में है तो सही, फिर नोट्स में क्यों बनाने हैं? बाबा पर एक बार लिख के देख लेना ना, अपनी कॉपी भी तो है तुम्हारे पास, नोट्स में तो ऑल्दो है ही सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो तो न्यूमेरिकल से भर गए सर, हाँ वो तो किसी और काम में लग गई, अब न्यूमेरिकल में भर गई। अरे तो लिख के प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा छोटा छोटा इंफॉर्मेशन ही तो है, ये कोई ज्यादा पेज लिखने थोड़ी है। ये तो देखो एक पेज में कितना सा लिखा हुआ है, ज्यादा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एक बार लिख लेना फिर भी थोड़ा सा, ठीक है। या फिर एक काम करना, चलो छोड़ो, अपने नोट्स को उठा के बैठ जाना, अगर नोट्स में कुछ भी चीज आपको लग रहा है कि ये मेरे को बनाना चाहिए, उसमें बना लेना, बस ऐसा कर लो। ये ठीक है, ये सही है, ये ठीक है। चलो जी वापिस आ जाओ, यूनिट सेल पे आ जाओ, किसी ने जाना नहीं है।
ध्यान से सुननी है क्लास। एटम्स कहाँ पे होंगे? अगर मैंने सिंपल यूनिट सेल बोला है तो एटम्स कहाँ पे होंगे? ओनली एट द, बोलो यार गुरु भाई, कहाँ पे होंगे एटम्स? खाली कॉर्नर पे सर। तो कॉर्नर्स पे ये लो मैंने चमका दिया आपके लिए, ये चमक गए कॉर्नर पे एटम्स, चमक गए, चमक गए, और कहीं प्रेजेंट नहीं है तो ये सिंपल यूनिट सेल है। ठीक है, अब आपसे पूछेंगे कि इसमें सिंपल यूनिट सेल में बताओ नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल कितने हैं, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम Z से। ठीक है, Z से। तो आप केवल एक एटम को देखो जो ये है, इस एटम को ध्यान से देखो, इस एटम का कितना पोर्शन इस यूनिट सेल में है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस यूनिट सेल को जब आप चारों तरफ से रिपीट करोगे, ऊपर भी यही यूनिट सेल, लेफ्ट में भी, राइट में भी। यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन इन 3D स्पेस विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसको रिपीट कर करके बड़ा बनाओ तो आपको कैसा सिस्टम दिखेगा, एक बार स्क्रीन पर देखना, आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा, ऐसा, ये देख रहे हो, आपको कुछ ऐसा सिस्टम दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा सिस्टम दिखेगा आपको, क्रिस्टल सिस्टम। आपने क्या किया? आपने इसको बार बार रिपीट किया। ये लो, आपने इस यूनिट सेल को क्या किया? बार बार रिपीट किया, बार बार, आगे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से। आपको ये बनाना नहीं है डायग्राम, मैं पहले बता दूं, कहीं कलाकारी करने लग जाओ। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन याद रखनी है और समझना इन डायग्राम्स की हेल्प से। क्या आपको ये दिख रहा है कि एक जो सेल है उसको पीछे बनाया, लेफ्ट पे बनाया, नीचे बनाया, इधर बनाया, उधर बनाया, बार बार रिपीट किया, तो एक बड़ा सा सिस्टम तैयार हो रहा है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। और यूनिट सेल क्या है इसमें? क्यूब, क्योंकि उस क्यूब को बार बार रिपीट कर रहे हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। यस। अब देखो कितना सिस्टम बना रहा हूँ। बंद करो इनको, साइलेंट करो। चलो सुनना, मेरी बात सुनना सब लोग ध्यान से। देखो भाई, ध्यान से सुनना। देखो, ये है 1 क्यूब, ये 2nd क्यूब, ये 3rd, ये 4th। इसके ऊपर बना दिए 5th, 6th, 7th और 8th। क्या आपको ये 8 क्यूब नजर आ रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये 8 क्यूब नजर आ गए आपको? आगे नजर। अब आप ना कौन सा एटम देखोगे, मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा देखोगे। ये तीसरे नंबर वाले एटम को देखो, तीसरे नंबर वाला, ये जो एटम, क्या आपको ये तीसरे नंबर वाला एटम नजर आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। जी सर। अब आप ये देखो कि ये तीसरे नंबर वाला एटम जो है वो कितने क्यूब्स के अंदर एंट्री मार रहा है? सर 8। वो मार रहा है 8 क्यूब्स के अंदर एंट्री। क्यों? नंबर 1 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, 2 में भी है। ठीक है, एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो हेलो, हाँ सर, मेरी ना क्लास चल रही है, मैं क्लास के बाद आपको कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, ऋषभ बोल रहा हूँ। राइट राइट, ऋषभ ही बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ हाँ सर, मैंने आपको पहचान लिया। मैं आपको ना सर 5-10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, ओके सर। चलो जी, देखना जरा ध्यान से। तो ये तीसरे नंबर वाला जो एटम है वो 8 क्यूब्स में एंट्री मार रहा है, दैट इज 1, 3, 4, 2 और ऊपर वाले में। अब आप इसको एनालाइज कर सकते हो, अपने घर का एक कॉर्नर देख सकते हो, उस कॉर्नर से कितने और सेम टाइप के कमरे निकलेंगे, वो कॉर्नर कितने और कमरों में होगा। तो जिसमें आप बैठे हो, अगर आप राइट साइड वाला कॉर्नर देख रहे हो तो राइट साइड वाला रूम जो आप ही के सेम फ्लोर पे है, राइट के फ्रंट वाला, राइट से आगे भी रूम होगा और उसके लेफ्ट में भी रूम होगा। ठीक है, इस कमरे में अगर आप बैठे हो तो इसके इधर जो रूम है, इस रूम के पीछे जो रूम है, उस रूम के इधर जो रूम है, ऐसे ही 4 कमरे ऊपर होंगे। आपको एनालाइज हो गया होगा इस डायग्राम से? यस और नो? पहले ही बताओ।
एक कॉर्नर 8 अदर क्यूब्स में एंट्री ले रहा है। इसका मतलब है हर एक कॉर्नर पे पड़ा हुआ एटम 8 डिफरेंट कमरों में होगा। यस और नो, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सर। ये बात जिसको समझ में नहीं आई है वो मुझे बता देना, क्योंकि ये समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप किसी भी कॉर्नर को देखोगे, सारे कॉर्नर के अराउंड जब आप क्यूब रिपीट कर दोगे, इस कॉर्नर के चारों तरफ अगर आप क्यूब रिपीट कर दोगे तो वैसा ही सिस्टम नजर आएगा जो आपको नंबर 3 का नजर आ रहा था। ठीक है ना? तो मेरे को समझ नहीं आया कि 8 रूम्स में कैसे होगा एक ही कॉर्नर। अच्छा ठीक है, 8 रूम्स में कैसे होगा, नहीं समझ में आया? एक बार दोबारा से ये डायग्राम देख। देख, ये जो रेड कलर का एटम है ना, ये कॉर्नर पे पड़ा हुआ है। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ये जो हाँ एटम जी। है ये एक कॉर्नर पे है। इसको ऐसा मान कि पहले मेरे पास एक क्यूब था, ये क्यूब था, और क्यूब का कोई भी कॉर्नर पकड़ ले, तो हमने पकड़ लिया क्यूब का ये वाला कॉर्नर। ठीक है, एटम पड़ा हुआ है इस पे। अब क्यूब के चारों तरफ से हमने क्यूब रिपीट करना स्टार्ट किया। मतलब समझ रहे हो ना? इस तरीके से बन गया होगा। रिपीट करना स्टार्ट किया। इसके इस तरफ भी आपने एक क्यूब निकाला, इसके बैक में भी आपने एक क्यूब निकाला, और इसके फ्रंट में भी आपने एक क्यूब निकाला होगा। ठीक है, चारों तरफ से क्यूब क्यूब बन गए। अब हाँ ऊपर जी। अब ऊपर भी आपने क्यूब रखना स्टार्ट किया, और उसके उधर भी आपने क्यूब रखने स्टार्ट किए, उसके दूसरी साइड पे भी। तो आपको एक ऐसा सिस्टम नजर आएगा। ये समझ में आ गई? हाँ जी। ठीक है, अब आप ये देखो कि नंबर 3 वाला जो है, ये जो है, मतलब नंबर 3 तो मत कहो इसको, ये जो बीच में ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर कितने अदर क्यूब्स में शेयर्ड है? ये नंबर 1 क्यूब में शेयर्ड है, ये नंबर 2 क्यूब में शेयर्ड है, ये नंबर 4 में शेयर्ड है, ये नंबर 3 में शेयर्ड है, सेम फ्लोर वाले पे। और टॉप फ्लोर वाले पे भी 4 में शेयर्ड है, 5 में, 7 में, 6 में और 8 में, सब में जा रहा है ये। अगर आप इस कॉर्नर को देखते हो, इस कॉर्नर को, यहाँ पे इसको, तो ये नीचे वाले 4 कमरों में है। एक इसमें है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। और ऐसे ही ऊपर वाले 4 कमरों में भी हो गए। अभी समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, ओके सर। ठीक है, एक और कोशिश करके देखता हूं मैं। ठीक है, वरना तो कोई बात नहीं, फिर मैं तुझे फोन पे समझाऊंगा। किसी को नहीं समझ में आई ना ये बात, तो दिक्कत होने वाली है, मैं पहले बता रहा हूँ। अभी भी बिना शर्माए बता देना कि मुझे भी नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल। धीरे पढ़ लेंगे, बट समझ में सबको आना चाहिए, क्योंकि दुविधा हो जाएगी बाद में। और सारे टॉपिक इसी से रिलेटेड हैं, कॉर्नर तो सब में है ही है। या आपको नहीं करनी कलाकारी, हो सकता है मेरे से गलत भी हो जाए, तो भी थोड़ा सा सब्र बनाए। ठीक है, क्या आपको क्यूब जैसी फीलिंग आ रही है? जो आपने नीचे शेड बनाया उसमें आपने लास्ट में आ जाएगी सर थोड़ी बहुत देर में। थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, ये तो साइज ही बहुत बड़ा है इसका। साइज कहाँ से कम करते हैं, तो खराब कर देगा पूरे सिस्टम में। समझा तो सर, देखी जाएगी। कोई बात नहीं, अभी सही कर देंगे इसको। ऐसा है कि ये लो, ये लो। मैं मदद करूं सर अपनी तरफ से? नहीं नहीं, मत करो, कोई मत करना बेटा, बड़ी मुश्किल से बना है। अब इधर देखो, ये सिस्टम है, ये पहले वाले की तरह ही सिस्टम है, बट मैं आपको कह रहा हूँ कि ये एटम ये पड़ा है, ये कॉर्नर पे, ये कॉर्नर दिख रहा है आपको बीच में एकदम चमकता हुआ टमकता हुआ, ये लो लाल लाल बना देते हैं। अब दिखा आपको? यस सर। सर बिल्कुल पॉलिशिंग वाला चमक रहा है। अब ये कॉर्नर जो है ना बीच वाला, ये कौन कौन से नंबर ऑफ क्यूब्स में शेड है, नंबरिंग डाल देते हैं।
ये नंबर 1 पहला फ्रंट वाला नंबर 1 है, ये 2, वो पीछे पड़ा है 3, वो पीछे पड़ा है 4। नंबर तो वैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था ऊपर, बट ऊपर बची नहीं जगह। ये 2-3 बार बनाने में फीलिंग आती है। ये 2 के पीछे पड़ा होगा 4, ठीक है ना। दूसरे क्यूब आगे है और चौथा क्यूब उसके पीछे, समझ गए। और फिर ये ऊपर देखो, ऊपर देखो, ये 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ऊपर से दिख गया आपको। जैसे 4 है ना यहाँ पे, वैसे ही नीचे 4 है। अब ये जो रेड वाला डॉट है ये एक कॉर्नर है, और कॉर्नर पे पड़ा हुआ एटम, कॉर्नर पे पड़ा हुआ एटम। ये कॉर्नर वाला कितने क्यूब्स में जा रहा है वंशिका? सही सही बताती हूँ, कितने क्यूब्स में जा रहा है ये? 1 2 3 4 में जा रहा है, एंट्री मार रहा है ये थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा। जैसे ये मान लो ये एटम है, ये कितने पार्ट्स में बट रहा है? ये 8 टुकड़ों में जा रहा है, ठीक है। अब 8 में से इसका एक ही पोर्शन केवल, अगर यूनिट सेल में कंसीडर करूं, यूनिट सेल कंसीडर करूं 2 वाला, मेरे को चाहिए सिर्फ 2, मेरे को चाहिए सिर्फ सेकंड यूनिट सेल। ये बीच में से ये अब दिखेगा तुमको, ये मुझे चाहिए 2 सेकंड यूनिट सेल, ठीक है। तो सेकंड यूनिट सेल केवल ये वाला है। अब बोलोगे एटम गायब हो गया, रुक जाओ, ये लो, ये सेकंड यूनिट सेल में आ रहा है ना ये। अब मुझे चाहिए केवल और केवल एक यूनिट सेल का Z, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। मैं बात कर रहा था Z की, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। और इस यूनिट सेल में हर एक कॉर्नर पर एटम पड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे कि एक एटम जो एक कॉर्नर पे पड़ा था, उसका 8वां हिस्सा, उसका 8th पोर्शन मेरे एक क्यूब में है, तो उसका कंट्रीब्यूशन हो गया एक कॉर्नर वाले एटम का 1/8। क्या आपको ये बात समझ में आई? यस सर, आगे बात समझ में। ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं आपके पास? 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो आपने मल्टीप्लाई बाय 8 कर दिया, तो Z कितना हो गया? 1। तो आपको